अब नीट क्लियर हो नहीं रहा था, सपना था एमबीबीएस का। सारे दोस्त मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं और मैं अब तक दोबारा से ड्रॉप करने का सोच रही हूँ। मुझे सब आता था, अगर मैं उस टेस्ट को आज भी देखूँ तो मुझे सब आता था, लेकिन उस 3 घंटे के टाइम में कैसे एक एग्ज़ाम दिया जाता था मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। कि लड़की है, अगर लड़की को पढ़ा लिखा के अगर कुछ बना भी दोगे तो अभी 5 साल की एमबीबीएस है और उसके बाद शादी हो जाएगी, और शादी के बाद भी तुम्हें तो सैलरी देगी नहीं। याद है मैंने मम्मा को कॉल किया, रोते हुए बोला कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, शायद मेरा डॉक्टर बनने का सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा। 431 स्कोर था। फर्स्ट जब मैंने 12th के बाद दिया था 331 स्कोर था। कितना स्कोर बढ़ जाएगा? मैक्सिमम 50 नंबर या 100 नंबर। फिर भी तू एडमिशन तो नहीं ले पाएगी मेडिकल कॉलेज में। मई में देखा कि आई स्कोर 608 मार्क्स। मेरा भाई एक वाइट शीट पे लेटा हुआ था। ऐसा लगा कि पूरी फैमिली टूट गई है, ऐसा लगा कि लाइफ ख़त्म हो गई है। अपने आप को एक लूज़र सा फील हो रहा था कि अपने भाई को नहीं बचा पाई मैं। लगातार असफलताओं का स्वाद मिलते रहना, वह भी जब आपके सारे दोस्त सफलताओं को चख चुके हों। नमस्कार, मैं साक्षी दलाल आज इस जोश टॉक नीट के मंच पर आप सबके सामने हाजिर हूँ। अपनी नीट प्रिपरेशन से लेके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से लेकर उसके बाद अपनी लाइफ में आए गए अप्स एंड डाउन्स की कहानी आप सबको बताने। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। माई फादर वॉज इन आर्मी, तो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मेरी मदर के ऊपर थी। तो इस तरीके से मैं एक गाँव में पैदा हुई थी जहाँ पे वुमेन के एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया नहीं जाता था। देन उसके बाद हम ये सोच के कि एक बेहतर पढ़ाई शहर में होगी, हम शहर में शिफ्ट हुए। उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और 10th क्लास में मेरे आए 10 CGPA। मुझे कभी से ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन अब डॉक्टर बनने के लिए नीट क्लियर करना होगा, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। देन उसके बाद मैंने 11th क्लास से ही अपनी कोचिंग शुरू की थी। कोचिंग में जाने के बाद मुझे पता चला कि नीट कितना डिफ़िकल्ट है और कितना कॉम्पिटिशन है इस एग्ज़ाम में, एंड स्पेशली फॉर अ गर्ल जो बिलोंग करती है एक गाँव से। और मेरे गाँव में ऐसा था कि मेरी पूरी जो सराउंडिंग थी वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी, एंड द रीज़न यू नो। तो मुझे कहीं न कहीं ये था कि मेरे पेरेंट्स ने अगर आउट ऑफ सोसाइटी जाके मुझे पढ़ाया लिखाया, इवन मुझे बिल्कुल इक्वालिटी से रखा गया जस्ट लाइक माय ब्रदर, तो कहीं न कहीं मुझे खुद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराना है। कभी भी मेरे पेरेंट्स को अपने इस डिसीज़न पे रिग्रेट फ़ील ना करना पड़े। जैसे ही 12th आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। मैं अपने यारी दोस्ती में बहुत ज़्यादा घुस गई थी। मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट किया मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके, और अपने जो कॉम्पिटिशन का जो पाथ था वहाँ से मैं भटक गई थी। तो इसके चलते-चलते मेरा 12th के बाद सिलेक्शन रुक गया। उस टाइम बहुत बुरा लगा था, बट कहीं न कहीं अंदर से मुझे पता था कि मेरी कुछ मिस्टेक्स के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था कि सारे दोस्त मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं और मैं अब तक दोबारा से ड्रॉप करने का सोच रही हूँ। बट स्टिल मैंने दोबारा से ड्रॉप किया। मैंने फर्स्ट ड्रॉप किया था अपना कोटा से, और तो कोटा में जैसे ही मैं गई तो बहुत सारे सपने लेकर वहाँ पे गई थी, जैसे एक हर बच्चा जाता है। स्टार्टिंग में जब मेरा सबसे पहला कोटा का जो टेस्ट था, आई स्कोर्ड 630 मार्क्स। तो कहीं न कहीं लग रहा था कि हाँ, अब तो मैं रैंकर बनूँगी, अपने पेरेंट्स के सारे सपने पूरे करूँगी। पढ़ती गई, सिर्फ़ कोचिंग से हॉस्टल, हॉस्टल में आके सिर्फ़ पढ़ना, यही मेरी ज़िंदगी थी। पर धीरे-धीरे ऐसे हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती चली गई। तो जैसे ही मेरा कोटा में सिलेबस पूरा हुआ, मैं अपने घर पे वापस आ गई। उस दिन की मुझे बात याद है, मैंने रात को मम्मी को कॉल किया कि मैं कल कोटा से घर पे आ रही हूँ। पेरेंट्स ने बहुत समझाया कि इस टाइम में मॉक टेस्ट होते हैं, वो तुझे नहीं छोड़ने हैं। और मुझे भी पता था कि मॉक टेस्ट देना कितना कंपल्सरी होता है एक नीट एस्पिरेंट के लिए। बट उस टाइम समझ नहीं आया, बस यही लग रहा था कि मन नहीं लग रहा, अब तो घर पे जाना है। मन नहीं लग रहा, अब तो मुझे घर पे जाके ही पढ़ना है। मुझे लग रहा था कि घर पे जाके मैं सारे मॉक टेस्ट दे दूँगी। लेकिन जैसे ही मैं घर पे गई, मैंने सिर्फ रिवीज़न किया, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया उस टाइम पे। और मैंने इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट किया खुद पे कि उस टाइम पे जो मैं कर सकती थी, मैंने वो भी नहीं किया। फिर उसके बाद जैसे ही नीट का एग्ज़ाम आया, मुझे सब आता था। अगर मैं उस टेस्ट को आज भी देखूँ तो मुझे सब आता था, लेकिन उस 3 घंटे के टाइम में कैसे एक एग्ज़ाम दिया जाता था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत साल से जो मॉक टेस्ट थे वो दिए ही नहीं थे। एक 3 घंटे के जो स्पेसिफ़िक टाइम होता है नीट का, मैंने उस टाइम में मैं कभी बैठी ही नहीं, जिसके कारण मेरा फिर से सिलेक्शन रुक गया था ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डाउट। अब उसके बाद क्योंकि कोटा गई थी इतने सपने लेके, तो जब सिलेक्शन हुआ नहीं था तो बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ था। रिलेटिव्स ने भी सबने बोला था
मैं बताऊँगी एक बात, नाम तो नहीं ले सकती, बट मेरे एक बहुत पर्सनल जो रिलेशन में थे, उन्होंने पापा को कॉल किया और पापा को बोला कि लड़की है, अगर लड़की को पढ़ा लिखा के अगर कुछ बना भी दोगे, तो अभी 5 साल की एमबीबीएस है और उसके बाद शादी हो जाएगी और शादी के बाद भी तुम्हें तो सैलरी देगी नहीं, तो जितना कोचिंग पे खर्चा हुआ है तुम्हारा वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं पापा को भी मेरे पापा इस बात से एग्री नहीं करते थे। तो पापा ने बोला कि नहीं, बात मेरी बेटी की पढ़ाई की है, तो हम अपना मैक्सिमम देंगे। अब ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा था कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना सोच रहे हैं और मैं उनको एक खुशी नहीं दे पा रही हूँ। और वो भी जब जब कोटा में जाके इतना खर्चा हो गया था। आई बिलॉन्ग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोचिंग का खर्चा ही शायद बहुत बड़ी बात होती है। स्पेशली वो जब शिक्षा का खर्चा जब लड़की पे किया जाए। तो उस टाइम पे अब नीट क्लियर हो नहीं रहा था, सपना था एमबीबीएस का। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात थी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तूने हमारे इतने पैसे लगवा दिए या फिर तू तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या तू पढ़ती नहीं है। मेरे फादर ने मुझे उस टाइम भी यही बोला था कि कोई बात नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ और कर ले, शायद तेरे लिए लाइफ में कुछ और लिखा गया है। लेकिन अंदर से था कि करना तो एमबीबीएस ही है, लेकिन नीट तो क्लियर हो नहीं रहा है, अब क्या किया जाए। अब सब इतना बड़ा सपना था, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी लग रहा था कि अगर लड़की एमबीबीएस करना चाह रही है तो हमें कराना चाहिए। तो मम्मी-पापा उस दिन बैठे थे और मैंने वो बात सुन ली, वो बात कर रहे थे। तो मेरी मदर अपनी सारी ज्वेलरी निकाल के लेके आई और मेरे फादर जो उन्होंने अपने प्लॉट लिए हुए थे, उन्होंने बोला कि हम अपने घर का खर्चा कम कर देंगे, इन सबको बेच देंगे, पर लड़की की प्राइवेट एमबीबीएस करा देंगे। अब प्राइवेट एमबीबीएस भी फ़ॉरेन से, क्योंकि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। फिर उसके बाद मैंने ये बात सुन ली और ये बात सुनने के बाद पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मुझे अंदर से इतना ज़्यादा गिल्ट फ़ील हुआ कि मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे लिए इतना किया है, जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, तो मेरा भाई उस टाइम 12th क्लास में था, तो उस टाइम कहीं न कहीं ये भी था कि इस पे भी खर्चा करना है। लेकिन वहीं उसकी पढ़ाई को छोड़ के मेरे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम इसकी पढ़ाई पे एक प्राइवेट एमबीबीएस करवा दें। ये बात बहुत हर्ट की। पूरी रात मैं सो नहीं पाई, मैं पूरी रात रोती रही कि यार पेरेंट्स कितना कर रहे हैं मेरे सपनों को लेके, और मैं उन जो उन्होंने मेरे लिए सपने देख रहे हैं, वो मैं पूरा ही नहीं कर पा रही हूँ। वो भी क्यों? क्योंकि मैंने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट खुद पे किया, तो अंदर से बहुत रिग्रेट फ़ील हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने याद है पापा सुबह उठे और मैंने उनको बोला कि पापा मैंने तो फिर से ड्रॉप करना है। पापा ने बोला कि मैक्सिमम कितने मार्क्स बढ़ जाएँगे? तेरे तो 431 स्कोर था। फर्स्ट जब मैंने 12th के बाद दिया था 331 स्कोर था। कितना स्कोर बढ़ जाएगा? मैक्सिमम 50 नंबर या 100 नंबर? फिर भी नहीं, तू एडमिशन तो नहीं ले पाएगी मेडिकल कॉलेज में। फिर उसके बाद मैंने पापा को प्रॉमिस किया कि इस बार मैं करके दिखाऊँगी। आप मुझे ज़िंदगी का बस 1 साल दे दो कि मुझे लाइफ़ में कभी रिग्रेट फ़ील ना हो कि मैं जो ज़िंदगी में करना चाहती थी, मैं वो कर नहीं पाई। तो पापा ने कहीं न कहीं एग्री किया और चलो बोला कि चलो कोई बात नहीं, तेरे लिए हम तेरे को 1 साल और देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा याद है जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था ना, तो मेरे पापा की सुबह ड्यूटी थी, पापा ड्यूटी से आते हैं और उसके बाद मुझे याद है कि मैं पापा की शक्ल के साइड ऐसे देख रही कि कितनी उम्मीदों से वो मुझे पूछना चाह रहे थे कि तेरा क्या स्कोर है? बट निराशाजनक वो स्कोर मैं बता भी नहीं पाई उनको, मेरी इतना कम स्कोर था। तो दिल टूटा, बहुत ज़्यादा बड़ा दिल टूटा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ट ब्रेक हो रहा था कि अब क्या करूँ? कैसे अपने पेरेंट्स को खुशी दूँ? उसके बाद फिर उसके बाद मैंने अपना सेकंड ड्रॉप किया। अब सेकंड ड्रॉप कर तो लिया, अब स्टार्टिंग में वही बहुत अच्छा स्कोर था स्टार्टिंग में मेरा। मेरा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बना, जहाँ पे हम पूरे-पूरे दिन बैठ के पढ़ते थे। हमने दिन-रात एक कर दिया था पढ़ाई को लेके और कहीं न कहीं टीचर्स को भी लग रहा था कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है। मैं उस कैटेगरी में थी। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे ही दिसंबर और जनवरी आया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये भी था कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मुझे घर तो वापस जाना नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था। देन उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में मेरा अच्छा स्कोर था, ऑन एन अप्रॉक्स 550 प्लस स्कोर मेरा जा रहा था और एक टेस्ट से मुझे याद है आई स्कोर्ड 610 मार्क्स। तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरा इतना अच्छा स्कोर आ रहा है। बट एक टाइम पे ऐसा हुआ कि एक दिन मैं पढ़ नहीं पाई और जिस दिन मैं उस दिन पढ़ नहीं पाई ना, मैं नेक्स्ट डे भी उस गिल्ट में नहीं पढ़ पाई कि नेक्स्ट डे में अब मैंने पिछला दिन वेस्ट कर दिया, और ऐसे करते जो मेरे लाखों कॉम्पिटिटर्स थे वो मुझसे आगे निकल गए और मेरे माइंड के अंदर इतना डिप्रेशन आ गया, मैं इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई। जो लड़की अब तक अच्छा कर रही थी, उसने डायरेक्टली उसके 400 की लाइन में मार्क्स आने शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील किया। याद है मैंने मम्मा को कॉल किया, रोते हुए बोला कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, शायद मेरा डॉक्टर बनने का सपना यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो मम्मा ने बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं, हो जाएगा, तो अब तक अच्छा कर रही है, थोड़ा सा और अच्छा करो, कोशिश करो, सब होगा। मैं अपने घर पे आई तो मैंने देखा, मुझे आज भी वो सीन याद है
कि मैं रूम में मैंने एंटर किया, मेरा भाई बेड पे बैठा, कोई उसके सिर पे बाल नहीं, नॉट इवन आईब्रोज। वो देख के मन बिखर सा गया। वो देख के मैं अंदर से टूट गई कि मेरा भाई, जब मैंने इतना स्मार्ट बंदा, इतना 6 फुट का बंदा, आज वो ऐसे पड़ा हुआ है। बहुत दिल टूटा। लग रहा था कि अब कॉलेज में वापस गई, कॉलेज में वापस जाने के बाद भी बस वही मोमेंट आंखों के सामने आ रहा, वही प्रॉब्लम्स आंखों के सामने आ रही कि पता नहीं पेरेंट्स कैसे वो दिन देख रहे हैं। मेरा भाई कितनी बड़ी बीमारी से गुजर रहा है और मैं उसके साथ भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने एग्जाम्स देने थे। एज यू ऑल नो, MBBS में 75% अटेंडेंस होती है, तो अटेंडेंस इशू भी था, मैं घर पे जा ही नहीं पाती थी। देन उसके बाद मैंने अपने MBBS के एग्ज़ाम्स दिए और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि शायद मैं फ़ेल कर जाऊंगी, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बन पाती यार। जब बात आपकी फैमिली की हो, आप अपनी खुद की प्रॉब्लम्स पे शायद इतना ध्यान नहीं देते हो, लेकिन जब आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चले ना, तो वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो पाती है। देन उसके बाद मैंने कहीं जैसे तैसे अपना फर्स्ट ईयर पास किया और उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में आई। सेकेंड ईयर में आने के बाद इन 8 सितंबर 2021 माई ब्रदर इज़ नो मोर। और यह दिन लाइफ का सबसे बुरा दिन था। शायद इससे ज़्यादा बुरा दिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि मेरा भाई एक वाइट शीट पे लेटा हुआ था। ऐसा लगा कि पूरी फैमिली टूट गई है, ऐसा लगा कि लाइफ ख़त्म हो गई है। अपने आप को एक लूज़र सा फील हो रहा था कि अपने भाई को नहीं बचा पाई मैं। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाती थी अपने सेकंड प्रॉफ में, क्योंकि हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती थी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाती, मुझे जो एप्रन में जब मैं पहनती थी अपना वाइट एप्रन, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था कि आई एम अ MBBS स्टूडेंट। बट यहाँ वो प्राउड शायद कहीं ना कहीं बहुत फीका होता गया। 2.5 साल हो गए मैंने अपने पेरेंट्स को हैप्पी नहीं देखा है। 2.5 साल हो गए जब मेरे घर में कोई फेस्टिवल आज भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। सब बच्चों के लिए शायद कॉलेज लाइफ एक बहुत हैप्पी लाइफ होती है, बट मेरा कॉलेज लाइफ पूरा स्ट्रगल में गया है। मैं पूरे कॉलेज लाइफ में कहीं घूमने नहीं गई, ना मैंने कभी किसी इतने सारे यार दोस्त बनाए। मैं सिर्फ अपने रूम में रहती थी, सिर्फ ये देखा कि मेरी फैमिली कितने ज़्यादा एक बुरे टाइम्स के साथ जा रही है। बट मैं सिर्फ यहाँ से एक बात कहूँगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस कभी मत करो, उसमें सॉल्यूशंस पे फोकस करो। क्योंकि अगर मैं अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाऊँ ना, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ खड़ी हो पाती। मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सोची है कि कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करो और अपना जी जान लगा दो, अपना सब लगा दो ये सोचने में कि अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जितना बिखर गया लाइफ में, जो भी रायता फैल गया लाइफ में, अब ये सोचना है कि आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो। आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और आपको अपनी पर्सनल लाइफ सेपरेट रखनी है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो नीट के लिए स्टडी कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपनी लाइफ में बेस्ट करना है। और जब मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने इतनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से ये था कि मुझे लोगों को बताना है, मुझे लोगों को इंस्पायर करना है कि प्रॉब्लम्स को कभी फोकस मत करो। तो इसी के साथ मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिसका नाम है मोर देन अ डॉक्टर, जहाँ मैं नीट एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करती हूँ, उन्हें गाइड करती हूँ और अपनी डेली MBBS लाइफ के बारे में बताती हूँ। मैं अपनी स्टोरी से बता रही हूँ, मुझे भी लगता था कि मैं नीट क्लियर नहीं कर पाऊंगी, मुझे भी लगता था कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, बट मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर अपनी पढ़ाई पे फोकस किया है। तो आप सबको भी यही करना है। अगर आप सबको किसी को भी कोई भी मुझे लगता है कि मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, तो आई ऑलवेज रिप्लाई। मैं हमेशा लोगों को रिप्लाई करती हूँ और हमेशा लोगों को मोटिवेट करती हूँ। एंड अब जैसे कि मेरा चैनल है, उसी तरह जोश टॉक नीट जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी एक चैनल क्रिएट किया है जस्ट टू हेल्प यू गाइज कि आप क्या कर सकते हो। और आपको अपनी नीट प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी डाउट है या कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो वो इस चैनल पे आपको दी जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, लाइफ में ना कभी भी डिप्रेस मत हो, लाइफ में कभी भी सैड मत हो, अपनी प्रॉब्लम से कभी मत भागो, ना कभी अपने आप को सेल्फ डाउट करो, क्योंकि सैड होने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आती है तो उसके 2 ही पाथ हैं, ईदर यू रन अवे और ईदर यू फेस इट। अगर फेस करोगे तो लाइफ में करियर बन जाएगा, अगर फेस नहीं करोगे तो और ज़्यादा डिप्रेशन आएगा। सो एक बात कह के जाऊँगी कि ज़िंदगी में आए हो ना तो काछे काट के जाना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।